Hello everyone. Today we are going to learn about the philosophy of the Constitution. This is chapter 2 of class 9th. तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमने उसकी वैल्यूज़ ली, उससे इंस्पिरेशन ली और फिर हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी. द वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सभी वैल्यूज़ हमें हमारे इंडिया का जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें देखने को मिलती हैं. द प्रियम्बल इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि हम कौन सी वैल्यूज़ को जानते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में बिलीव रखते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू the preamble is an introduction to the constitution. They guide all the articles of the Indian constitution. जो constitution है वो एक short statement से begin करता है. This is called the preamble of the constitution. Taking inspiration from the American model. तो सबसे पहले जो preamble लिखा गया था पूरे वर्ल्ड में वो American constitution का preamble लिखा गया था. So this is the American preamble and here we have the preamble of South Africa. And now we are going to learn about the Indian Constitution, uska preamble. So let us read the preamble of our Constitution very carefully. So this is a very important section of the chapter. The preamble of the Constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government and to find whether it is good or bad. It is the soul of the Indian Constitution. तो preamble को हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है. जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जितने भी हमारे लॉज बनते हैं, ये सभी हमारे प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए बनते हैं. सो लेट अस रीड इट. वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. इस स्टेटमेंट का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया कि हम सभी जो भारत के निवासी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया है. ये किसी राजा ने हमें नहीं दिया है, किसी और व्यक्ति ने हमें बना के नहीं दिया है, लेकिन जो भारत के लोग हैं उन्होंने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया है और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. सो इट इज़ इनडायरेक्टली मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. So we are going to read it one by one. तो हम सभी जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं क्या रिजॉल्व कर रहे हैं, किस चीज़ की हम शपथ ले रहे हैं कि हम जो भारत देश है उसको कैसा बनाएंगे. द फर्स्ट वर्ड इज सॉवरेन. हम अपने देश को सॉवरेन बनाएंगे. सो सॉवरेन इज people have supreme right to make decision on the internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. Sovereign का मतलब होता है कि जब हम अपने फैसले अपने लिए स्वयं लें. तो फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया हैज़ टू टेक डिसीजन अबाउट मेकिंग स्कूल्स और अबाउट सम पॉलिटिकल पार्टी, तो कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी दूसरा देश, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये हमें आके नहीं बता सकता है कि हमें अपना डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए. तो इंडिया के जितने भी डिसीजंस हैं वो इंडिया खुद लेगा. दैट इज़ द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. नाउ वी आर अ सोशलिस्ट नेशन. So let us understand the term socialist. Wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. सोशलिस्ट का मतलब है कि जितनी भी हमारी वेल्थ जनरेट हो रही है, जितने भी पैसा हमारा जनरेट हो रहा है वो सोसाइटी जनरेट कर रही है, तो उस सभी पैसे को हम किसके लिए लगाएंगे? सोसाइटी को ही वापस वो पैसा देंगे, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करेंगे. तो जब हम लोगों का पैसा लोगों के लिए ही लगा रहे हैं तो हम उसको सोशलिस्ट कहेंगे. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़. कि जो सरकार है उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन है, ताकि हर जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर उसको हम कर्ब कर सकें, उसको हम कम कर सकें. सो नाउ वी हैव सेक्युलर. द वर्ड सेक्युलर इट मीन्स धर्मनिरपेक्ष, कि जो हमारा स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा. सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. गवर्नमेंट ट्रीट ऑल द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. तो सेक्युलर का मतलब है कि जो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो धर्म चाहें वो उसको अपना सकते हैं. लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है. इंडिया इज़ नॉट एन इस्लामिक स्टेट, इंडिया इज़ नॉट एन हिंदू स्टेट, इंडिया कोई क्रिश्चियन स्टेट भी नहीं है. रादर इट इज़ अ सेकुलर स्टेट. मतलब यहाँ पे सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, लोगों के पास फ्रीडम
है चाहे उसको अपना सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल दिस रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, सरकार जो है सभी धर्मों को समान रखती है, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देती है। एंड देन वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक का आप सभी को मतलब पता है, व्हाट इज डेमोक्रेटिक। Democracy is a form of government in which people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. तो democracy के अंदर क्या होता है, लोग अपनी ही सरकार बनाते हैं, अपने में से ही लोगों को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और अपने लिए स्वयं फैसले लेते हैं, मतलब थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दे टेक द डिसीजंस। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। ये सभी बेसिक रूल कहाँ पे लिखे होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नाउ वी हैव द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? सो रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड इज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। तो रिपब्लिक कब कहेंगे हम किसी देश को, जब वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, जो सभी का हेड है, जैसे प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो है इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल इन मोनार्की वी हैव एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर राजा की फैमिली में से ही कोई राजा बनेगा, बट इन अ रिपब्लिक पीपल हैव द पावर टू चेंज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा दैट इज चोजन बाय द पीपल, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो हमने क्या बताया है कि हम सभी जो भारत के निवासी हैं, हम किस चीज़ की शपथ लेते हैं कि हम भारत को कैसा बनाएंगे, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हम अपने सभी सिटीजन्स को क्या देंगे, जस्टिस। जस्टिस कैसा होगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल। तो हम एक जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, न्याय हम एक तरीके का नहीं कह रहे हैं, वी आर गिविंग देम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो लेट अस have a look at what does justice means. Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. The government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. तो यहाँ पे justice का क्या मतलब है कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। किस किस के बेसिस पे, कास्ट के बेस पे, धर्म के बेस पे या फिर जो जेंडर है उसके बेसिस पे किसी के भी साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो हम ये जात पात के नाम पे इनइक्वालिटीज़ रखते हैं, किसी को बहुत ही नीचे रखते हैं समाज में, किसी को बहुत ऊपर रखें, तो ये हमें ये भी नहीं करना है, इसको कम करना है। और गवर्नमेंट को सभी के लिए, सभी के भलाई के लिए काम करना है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो समाज में बहुत ही डिसएडवांटेज हैं, जिनको अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स कि हम किसी के ऊपर भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, मतलब बिना फालतू की हम किसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। आपको जैसे भी अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को लिखना है, उनको प्रेजेंट करना है, आपके पास फ्रीडम है उनको चूज़ करने की। सो लिबर्टी ऑफ थॉट, हम जिस तरीके से चाहें सोच सकते हैं। वी हैव लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम प्रिंट मीडिया में उसको रख सकते हैं, हम उसको जो डिजिटल मीडिया है उसके अंदर रख सकते हैं। वी हैव द लिबर्टी ऑफ बिलीफ, हम किसी भी चीज़ के अंदर विश्वास रखने की हमारे ऊपर लिबर्टी है, फ्रीडम है। वी हैव लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, कि हम जिस भी चीज़ को चाहें उसको उसके ऊपर फेथ रख सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, और किसी भी धर्म को हम चाह सकते हैं, मतलब किसी की भी हम पूजा करें, तो ये हमारा फ्रीडम है। वी हैव द फ्रीडम टू चूज़ any religion that we want to. Equality of status and of opportunity and to promote them among them all fraternity. तो यहाँ पे equality का मतलब है कि all are equal before the law. The social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. कि equality का मतलब है कि सभी जो हैं वो समान हैं, जो कानून है, कानून सभी के लिए समान है। और सरकार को क्या इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज़ थी, जो पुराने टाइम पे हम किसी को समाज में बहुत ही नीचे मान रहे हैं, किसी को बहुत हाई मान रहे हैं, इस सब को बहुत ही कम करना है हमें, और सभी को इक्वल रखना है, सभी को समान रखना है। एंड देन वी हैव द वर्ड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा और ब्रदरहुड। assuring fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So let us have a look about fraternity. All of us should behave as if we are the members of the same family. No one citizen should treat a fellow citizen as inferior. कि हम सभी को ऐसे मानना चाहिए कि हम सभी एक बहुत ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं. So we have that in the pledge as well,
कि इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, दैट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। वही भाईचारे का मतलब है कि हम सभी एक बहुत ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं और कोई भी हमसे कमतर या फिर हमसे बहुत ही ऊंचा नहीं है। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है भाईचारे वाली फीलिंग? ताकि हम हर एक को डिग्निटी प्रोवाइड कर सकें, आत्मसम्मान देश के बनाए रखें। सो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, हम 26 नवंबर को 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इसको इनैक्ट करते हैं, मतलब इसको चालू करते हैं, लागू करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एज वी हैव रेड इन द फर्स्ट लाइन, द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने बनाया है, अपने लिए बनाया है और अपने आप को दे दिया है। सो दीज we have a note, the term socialist and secular were added in the preamble through the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976। तो ओरिजिनल जो हमारा preamble था उसके अंदर ये वर्ड socialist और secular नहीं थे। ये 42nd Constitutional का जो amendment हुआ था, amendment means changes in the Constitution। तो जब हमने 42nd change किया था in the year 1976, तब हमने अपने preamble के अंदर socialist और secular word को add कर दिया था। So now we are here, the last paragraph of the chapter, it is institutional design। तो institutional design we are going to read now। So a constitution is not merely a statement of values and philosophy, as we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements। constitution ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ philosophies दे दी हैं। constitution में ये सभी values हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने political system में ला सकते हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताता है। तो बहुत ही बड़ा ये हमारा constitution है, काफ़ी डिटेल में इसके अंदर लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ये संविधान है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड। तो अब क्या है, इतना बड़ा ये डॉक्यूमेंट है और चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हमें टाइम टू टाइम इसके अंदर भी चेंज करने पड़ते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है या फिर उसके अंदर इट इज़ अनऑल्टरेबल, मतलब कि उसके अंदर बदलाव लाए ही नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाते हैं, उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट कहते हैं। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंज फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जो चेंज हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साथ के साथ लाते रहते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। तो बहुत ही इसकी जो लैंग्वेज है वो लीगल लैंग्वेज का मतलब जो लैंग्वेज कोर्ट वगैरह में बोली जाती है, तो उसी लैंग्वेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो बिकॉज इट इज़ ऑफ अ वेरी वेरी हाई लीगल स्टैंडर्ड, तो उसके बेसिस पे लिखा हुआ है, तो आम नागरिक को इतना ज़्यादा क्लियरली ये समझ में नहीं आता है। सो लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कैसे हम अपने राजनेताओं को चुनेंगे, उन किसके पास कितनी पावर होगी, किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर एंड टू टेक विच डिसीजंस एंड इट पुट्स लिमिट्स ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन एंड कैन नॉट बी वायलेटेड। तो ये सरकार के अलावा लोगों को भी राइट्स प्रोवाइड करता है कि हमारे कौन से हक हैं, कौन कौन से हमारे पास अधिकार हैं, इनके बारे में भी बताता है। तो आगे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सो दैट वॉज योर चैप्टर। Please, if you have any doubts related to that, you can ask in the comment section below. So that was the chapter. Thank you. Have a nice day.